हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। तो लेक्चर नंबर 4 है जिसमें रेडियो एक्टिव वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने हाफ लाइफ, मीन लाइफ और एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ था। उसके बाद यदि उसको नहीं देखे होगे तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसमें क्या करेंगे, उसी के जस्ट क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उत्तरोत्तर रेडियो एक्टिव विघटन, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सक्सेसिव रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा इसमें एक फार्मूला निकलेगा, उस फार्मूला से दो हम लोग और निष्कर्ष निकालेंगे, वो सब आगे देखेंगे। अभी क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है क्या है उत्तरोत्तर रेडियो एक्टिव विघटन। मतलब उत्तरोत्तर मतलब क्या होता है, क्रमगत, एक के बाद एक जो आता है उसको बोलते हैं उत्तरोत्तर। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल समझो, जैसे रेलवे स्टेशन में जाओगे तो वहाँ पे टिकट कटाने के लिए लाइन लगा रहता है। तो क्या होता है, सबसे पहले टिकट मिल जाएगा, फिर वो जैसे बाहर निकलेगा उसके बाद सेकंड नंबर में जो लाइन लगे रहेगा उसको जाकर टिकट मिलता है, फिर थर्ड वाले को मिलता है। तो इस प्रकार से एक के बाद एक क्या होते रहता है, उसको एक काम जो पर चलते रहता है। तो सेम यही क्रिया यहाँ पे भी होती है रेडियो एक्टिव विघटन में। मान लो कोई ए क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, वो विघटित होगा किसी दूसरे नाभिक में, मान लो बी में कन्वर्ट हो गया, ए जो है बी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बी भी अभी तक पूरा स्थायी नहीं बना है, वो भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ही है। तो वो भी उसको स्थायी होना पड़ेगा। स्थायी होने के लिए क्या करेगा, वो भी रेडियो एक्टिव विघटित करेगा। तो बी से फिर वो सी में कन्वर्ट होगा। सी भी क्या हो गया, मान लो वो अभी भी स्थायी नहीं है, वो भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो फिर से विघटन स्टार्ट करेगा तो डी में पहुंचेगा, डी के बाद ई में पहुंचेगा। तो ऐसे करके क्रमागत पूरा लाइन चलती रहती है, तब तक चलेगी जब तक कि जो लास्ट में जो एलिमेंट बन रहा है वो पूरा तरीके से स्थायी ना हो। ठीक है, जब स्थायी नाभिक बनेगा तभी वो विघटन की जो क्रिया है वो खत्म होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते रहते हैं, क्रमगत प्रोसेस में रेडियो एक्टिव विघटन का जो काम है वो सब चलते रहता है। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि उत्तरोत्तर रेडियो एक्टिव विघटन या फिर सक्सेसिव रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्रमागत विघटित होते रहता है और तब तक विघटित होता है जब तक कि वो स्थायी उत्पाद न बन जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं कोई एक हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं या फिर कोई एक ऐसा प्रक्रिया ले लेते हैं जिसमें 3 चरणों में ले लेते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या करने वाले उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसको तो यहाँ पे बताएंगे ही। ठीक, क्या करेंगे, कोई भी 3 चरणों में एक हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं। मान लो कोई ए नाभिक ले लेते हैं, वो बी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन बी भी क्या है, अभी तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है। तो उसको स्थायी होने के लिए किसी दूसरे नाभिक में कन्वर्ट होगा, तो बी से वो पता चला कि सी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ए से बी में हुआ, बी से फिर सी में हुआ। अब मान लेते हैं कि सी एक स्थायी नाभिक बन गया। ठीक है, 3 ही चरण में लेते हैं, लेने के लिए 4 भी ले सकते हैं, लेकिन वो उसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी पड़ेगा। आपके बीएससी के एग्जाम में 3 चरण में इसको, मतलब 3 नहीं 2 चरण में बोल सकते हो, ए से बी में, बी से सी में। सी एक स्थायी नाभिक बन गया। ठीक है, तो अब करने क्या वाले हैं, ए से जब बी में जब गया तो उसमें नाभिकों की संख्या में कितना परिवर्तन आया उसको निकालेंगे, मतलब N1 का मान निकालेंगे। सब समझ सकते हो, जो कि हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, वो एक लाइन का आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बी से सी में जब विघटन हुआ, बी से जब सी में बढ़ रहा है तो उस टाइम कितना नाभिकों की संख्या में परिवर्तन आया उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए ना थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे इसको समझेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जब N1 और N2 का मान निकल जाएगा तो उसके बाद आता है एक साम्यावस्था वाला क्रिया, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिसमें 2 टाइप से आता है। एक आता है तुम्हारा देख के बताता हूँ उसको मैं, उसका नाम जो है सेकुलर इक्विलिब्रियम करके बोलते हैं, और एक जो होता है ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम करके होता है। ठीक है, 2 प्रकार के इक्विलिब्रियम होता है, उसको देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। यहाँ तक अभी N1 और N2 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं। अब निकाल के बताते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अभी बताया, कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं जो कि 2 चरणों में हो रही है, समझ लो। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कोई एक अभिक्रिया है, जैसे कि ए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ बी में, बी भी अभी भी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है। तो उसको कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से विघटन करना पड़ेगा। मान लो वो सी में विघटित हुआ, लेकिन अब जो सी बना है ये क्या है, एक स्थायी उत्पाद बना है। ठीक है, अब वो पूरा विघटित हो चुका, समझ लो। तो अब क्या होगा, मान लेते हैं कि ए से जब बी में गया तो उसमें जो विघटन की जो दर है वो λ1 है। ठीक है, और जब बी से सी में जब जा रहा है तो उस टाइम जो विघटन दर है वो λ2 है, मान लेते हैं। ठीक है, अब बताओ t = 0 पर जब स्टार्ट ही नहीं हुआ है विघटन, तो ए के नाभिकों की संख्या को मैं क्या ले लेता हूँ, N0 ले लेता हूँ। और उस टाइम जब विघटन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो बी का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। सी का मान भी, मतलब बी, इसमें नाभिकों की संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, नाभिकों
की संख्या। तो जब t इक्वल टू 0 समय पर जब विघटन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो a की नाभिकों की संख्या कितनी है, n0 है। अब b विघटन स्टार्ट नहीं हुआ है मतलब इसका संख्या तो 0 हो जाएगी। उसी प्रकार c की भी 0 हो जाएगी। अब कुछ समय बाद मान लो विघटन होना स्टार्ट होता है t इक्वल टू t पर। इस कंडीशन में क्या होगा, विघटन होना स्टार्ट होगा तो n0 की संख्या कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी संख्या अब कितनी रह गई, n1 रह गई। अब क्या होगा, ये b के पास, ये जो जितना कम हुआ है वो b के पास चले जाएगा तो उसमें भी कुछ नाभिकों की संख्या आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, उसको मान लेते हैं n2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे से देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो हम लोग रेडियो एक्टिव विघटन का दर वाला जो हम लोग लेक्चर लिए थे, सेकंड लेक्चर था, तो उसमें कैसे निकालते थे विघटन की दर को, कैसे निकालते थे, ए से बी में जब जा रहे हैं तो विघटन की दर कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पदार्थ ए के विघटन के लिए, पदार्थ ए के विघटन के लिए क्या हो जाएगा, तो देखो dN1/dt हो जाएगा। ठीक है, और इधर कैसे लिखते थे, तो माइनस λ1n1 हो जाएगा। इसको आप लोग दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ए से जब बी में गया उस टाइम हम लोग विघटन की दर को लिख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ बी के विघटन के लिए, तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, पदार्थ बी के विघटन के लिए। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। विघटन के लिए फार्मूला बस निकालना है। तो बताओ बी के विघटन के लिए क्या हो जाएगा, जब ए से बी में गया तब तो ये आ गया, बी से जब सी में जाएगा तो उस टाइम कैसे लिखेंगे इसको, dN2/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस λ2n2। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस λ1n1 को जोड़ देंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप लोग देखो जब ए से बी में गया तब ए के नाभिकों की संख्या में कमी हुई तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, कमी हो रही इसलिए माइनस लिख रहे हैं। अब बात कर रहे हैं बी से जब सी में जा रही है, तो आप लोग बताओ बी से जब सी में जाएगी, मान लो बी के पास n2 नाभिक है तो सी में जा रही है तो n2 से कुछ कम हो जाएगा, तो इसलिए क्या लिख रहे हैं, माइनस λ2n2। लेकिन यहाँ से जो नाभिक है वो इसके पास ही तो आ रहा है, जो n1 नाभिक जो है, मतलब n0 जो नाभिक था जो अब n1 बन गया, तो n0 से n1 में जब आ रहा है मतलब कुछ नाभिक को कम हो रही है, तो जो कम हो रही है वो इसी के पास ही तो आ रहा है, मतलब वो किसका मान कितना था, माइनस λ1n1, तो वो इसके पास जुड़ रही है, तो इसको मैं क्या लिख दिया, प्लस λ1n1। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कम हो रही है तो इसलिए λ2n2 माइनस में लिए हैं। अब ये जो यहाँ पे जो कम हो रही है इसके पास जाके जुड़ रही है तो ये प्लस λ1n1। ठीक है, यहाँ से ऐसे जोड़ दिए। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व कर चुके हैं। ये सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है, तो इसको लिख, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा, पदार्थ ए के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वेशन आएगा n1 इक्वल टू e की पावर माइनस λ1t, ऐसा इसका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, या फिर नहीं, यहाँ पे ना रुक जाओ, ये ऐसा आएगा n0, ऐसा इक्वेशन आता है। ठीक है, आप लोग को पहले भी याद होगा, और जिसने अगर नहीं पता होगा तो सेकंड लेक्चर को देखना, उसमें हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व किए हैं तो ये इक्वेशन आता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास n1 का मान आ गया। ठीक है, इस यहाँ पे n1 का मान निकालना है, यहाँ पर से n2 का मान निकालना है। n1 का मान हमारे पास डायरेक्ट आ गया, अब हमको निकालना क्या है, n2 का मान निकालना है। इसके लिए थोड़ा सा हमको यहाँ पे अब थोड़ा मैथमेटिकली जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन आया ना n1 का मान, इसको मैं n2 मतलब इसमें रख देता हूँ समीकरण नंबर 2 में n1 की जगह में। ठीक है, फिर इसको देखते हैं क्या आता है, तो इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर। ठीक है, तो बताओ समीकरण 2 में यदि मान रख दूंगा तो क्या होगा, इधर तो हमारे पास क्या है dN2/dt, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस λ2n2। n1 का मान रख रहे हैं ना, n1 का मान अभी भी निकालें, क्या हो जाएगा n0 e की पावर माइनस λ1t।
ये रख दिए। अब क्या करते हैं, ये जो λ2 n2 है ये माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ dn2/dt प्लस λ2 n2 और इधर क्या बचेगा λ1 n0 e की पावर माइनस λ1t। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, दोनों ओर e की पावर λ2t का गुणा कर देते हैं। तो देखो इससे क्या फ़ायदा होगा उसको देख दो। λ2t मतलब e की पावर λ2t का गुणा करने पर, तो बताओ मैं जब गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड e की पावर λ2t ये हो जाएगा dn2/dt प्लस e की पावर λ2n2 इक्वल टू, यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा e की पावर λ2t और ये हो जाएगा λ1 n0 e की पावर माइनस λ1t। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इधर क्या हो जाएगा λ1 n0, यहाँ पे क्या होगा e की पावर माइनस λ1t है और e की पावर λ2t है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दोनों के घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा λ2t माइनस λ1t, ऐसा होगा। दोनों साइड से मैं टी को बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस λ1 माइनस λ2 माइनस λ1 और ये हो जाएगा टी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, ये क्या दिख रहा है, e की पावर λ2t इंटू dn2/dt प्लस यहाँ पे क्या है e की पावर λ2t λ2n2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हमको कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d/dt n2 e की पावर λ2t, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये बराबर में ये तो था ही। देखो ऐसा इसीलिए लिखे हैं क्योंकि देखो इसको मैं जब डेरिवेटिव करूँगा तो ये पहला फलन दूसरा फलन वाला डेरिवेटिव होगा, तो यही इक्वेशन आएगा। कैसे, इसका देखो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका मैं अगर अवकलन करूँगा तो ये आएगा e की पावर λ2t इंटू λ2। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, बीच में प्लस रहता है, फिर अब इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, तो एज इट इज़ इसको लिख दिया। इसका डेरिवेटिव करूंगा, ये सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा dn2/dt, मतलब इसका अवकलन करूंगा तो यही आएगा। इसलिए हम लोग इसका जैसे रिवर्स लिए हैं, अवकलन का रिवर्स लिए हैं। ठीक है, तो ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बाकी बराबर में तो ये है ही। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे d/dt n2 e की पावर λ2t। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड में समाकलन कर देता हूँ। समाकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव का चिन्ह हट जाएगा समाकलन करने पर। तो समाकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव मतलब ऐसा समाकलन करूँगा तो डेरिवेटिव तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा n2 e की पावर λ2t और इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब मैं समाकलन करूँगा तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, λ1 n0 तो बाहर निकल जाएगा, इसका समाकलन क्या होगा λ2 माइनस λ1t और इसका बट्टा में क्या हो जाएगा λ1 माइनस λ2। ये हो जाएगा समाकलन में, प्लस क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो t इक्वल टू 0 पर आप लोग को पता है जब t इक्वल टू 0 था n2 का मान कितना था, तो t इक्वल टू 0 पर n2 का मान 0 था। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर सकते हो, n2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, n2 का मान 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, और t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे t इक्वल टू मैं 0 पुट करूँगा तो ये e के जो घात है ये पूरा 0 हो जाएगा, e की घात 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, λ1 n0 उधर 1 हो गया, उसको मत लिखो, और ये हो जाएगा λ2 माइनस λ1 प्लस c। ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ से मैं c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा माइनस λ1 n0, ये हो जाएगा λ2 माइनस λ1। ये c का वैल्यू आ गया। अभी जो c का वैल्यू आया है इसको हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे, फिर आगे सॉल्व करते हैं। n2 बराबर मतलब n2 e की पावर λ2t बराबर क्या हो जाएगा, λ1 n0, उसके बाद e की पावर λ2 माइनस λ1t और बटा में क्या है λ2 माइनस λ1 प्लस अभी c का वैल्यू निकाले हैं, प्लस क्या वैल्यू आया है माइनस लैम्डा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, λ1 n0 अपान ये हो जाएगा λ2 माइनस λ1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, n2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो n2 का वैल्यू निकालने के लिए n2 बस को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं।
तो ये n2 हो जाएगा, e की पावर लैम्डा 2t को मैं इधर भेज दिया तो इसके नीचे इधर नीचे आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो लैम्डा 1 n0 अपान में लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये इसके नीचे में आएगा, लैम्डा 2t होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा 2t हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, अलग अलग खोल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा लैम्डा 2t इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा 1t। और अभी अभी क्या आया है, पहले से लैम्डा 2t ऊपर गया तो ये माइनस हो गया, ठीक है, ये लाइन समझ में आया। यहाँ पे इसको अलग किए हैं दोनों को, उसके बाद ये इसके नीचे में आएगा तो उसको हम लोग ऊपर भेजेंगे, तो पहले नीचे में आएगा तो प्लस में ही रहेगा, ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे भी क्या होगा, देखो यहाँ पे लैम्डा 1 n0 ये हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये इधर नीचे में आया था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा 2t, बस ये हो गया। अब यहाँ पे देखो e की पावर लैम्डा 2t e की पावर माइनस लैम्डा 2t दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये बच जाएगा माइनस लैम्डा 1t, और ये यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा 1 n0 e की पावर माइनस लैम्डा 2t और बटा में लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो ये जो इक्वेशन आ गया ना, ये हमारा क्या है, n2 का मान है। इतने नाभिक वहाँ पे B से जब C में जब जाएगा तो उतने नाभिक वहाँ पे खपत होंगे, या फिर उतने नाभिक का क्या होगा, विघटन होगा, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 का मान पता रहेगा, और ये n0 स्टार्टिंग में कितने नाभिक थे उसका मान पता रहेगा, तो n2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ऐसा ही पता रहेगा, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 विघटन दर है, तो वो हमको पता रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे, और स्टार्टिंग में कितना नाभिक है वो भी पता रहना चाहिए, तभी हम लोग n2 का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गया। इसको दूसरे तरीके से और थोड़ा लिख सकते हो, अगर चाहो लिखना चाहोगे तो लैम्डा 1 n0 अपान में क्या है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, दोनों में कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल दो, बचेगा क्या, माइनस लैम्डा 1t, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस e की पावर लैम्डा 2t। तो ये कुछ इस तरीके से भी थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से n2 और n1 का मान निकालते हैं। n1 का मान तो डायरेक्ट ही आ गया था, n0 e की पावर माइनस लैम्डा 1t आया था, ठीक है, और n2 का मान ये आया है। देखो अभी तुम बीएससी में पढ़ रहे हो, इसलिए पूरा निकाल के बताना पड़ रहा है। जब हम लोग एमएससी में जाओगे ना, या फिर और नेट का तैयारी करोगे, तो उसका एक ट्रिक होता है निकालने का, ठीक है, उसको बैटमैन इक्वेशन ऐसे करके बोलते हैं। उससे डायरेक्ट आप लोग n2 का वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद n3 जैसे और 4 चरण में लेते तो उसको n3 भी निकालना रहता, तो उसमें फिर डायरेक्ट मतलब उस जो फार्मूला रहेगा उससे निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी तुमको पूरा करना पड़ेगा, पूरा बताना पड़ेगा, तभी तुमको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये n2 का वैल्यू आ गया। देखो अब कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में, मतलब और बड़ा क्वेश्चन पूछना रहता है तो क्या पूछ सकता है कि मैक्सिमम टाइम पूछ सकता है, जब n2 का मान मैक्सिमम कब होगा ये पूछ सकता है। मतलब वह समय पूछेगा जब B से जब C में जा रहा है, तो जो n2 का विघटन हो रहा है वो मैक्सिमम कब हो सकता है, तो वो समय ज्ञात कीजिए बोलेगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो n2 का जो वैल्यू आया है ना ये वाला, इसको हम लोग को डेरिवेटिव कर देना है t के रिस्पेक्ट में, और उसको बराबर कर देना है 0 के सापेक्ष। ये कभी भी फिजिक्स में आप लोग याद रखना इस चीज़ को, जब भी मैक्सिमम के बारे में बोलेगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए ऐसा बोलेगा, तो जो इक्वेशन रहेगा ना उसको डेरिवेटिव कर देना है t के रिस्पेक्ट में, और सामने में 0 पुट का, मतलब सामने इक्वल टू 0 रखना है, उसको इक्वल टू 0 कर दोगे, फिर यहाँ से n2 का वैल्यू आ जाएगा, n2 का वैल्यू आता है, ठीक है। उसके बाद और जैसे आगे क्लास में जाओगे तो अभी तो यहीं तक करना है, और जैसे मैक्सिमम वैल्यू, जैसे कि मैक्सिमम का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव करोगे, और यहाँ पे जो वैल्यू आया रहेगा यहाँ पे n2 का मान, उसको आप लोग पुट करोगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगा फिर उसका आंसर हो जाएगा। खैर अभी हम लोग यहीं तक करना है, तो हमारे पास समय का वैल्यू निकल जाएगा, tm का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और छोटा सा प्रोसेस है, उसको देखते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, ये वाला काम करेंगे ना, मतलब t के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, या फिर बोल सकते हो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो बताओ यहाँ पे डेरिवेटिव करूँगा तो क्या हो जाएगा, dn2 अपान dt इक्वल टू 0 पुट करना है हमको, है ना। तो इसका वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं क्या हो जाएगा। तो ये तो अपना कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा 1t। तो इसका एज इट इज हो जाएगा, फिर से दोबारा अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा 1, ठीक है। इसको यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे दो, और उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा 2t हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस लैम्डा 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0।
इक्वल टू 0 है तो इसको मैं क्या करता हूँ उधर फेंक देता हूँ, क्योंकि मेरे को मान किसका चाहिए, टी का चाहिए। तो मैं जितना कम से कम यहाँ पे प्रेशर रखूँ उतना बेटर है। तो इसमें टी को मतलब ही नहीं है तो उसको मैं उधर भेज के 0 कर देता हूँ, तो बच जाएगा सिर्फ ये वाला टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा 1 ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी, यहाँ पे माइनस है माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा 2 टी इक्वल टू 0, ठीक है। इधर माइनस है ये प्लस है, उधर भेज देता हूँ तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा बताओ, लैम्डा 1 ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी इक्वल टू लैम्डा 2 ई की पावर माइनस लैम्डा 2 टी, ठीक है। अपने को मान चाहिए टी का, तो मैं टी को एक साइड रखता हूँ बाकी सबको दूसरे साइड। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, लैम्डा 2 को मैं इसके नीचे ले आता हूँ और उसके बाद इधर जो है लैम्डा 2 टी इसको मैं इधर नीचे ले आता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी, ऐसा कर सकता हूँ। ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, लैम्डा 2 टी प्लस हो जाएगा लैम्डा 1 टी, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टी को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 और ये हो जाएगा टी, और इधर क्या बचा हुआ है लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। अब यहाँ से मेरे को टी का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, टी बस को उधर रखने की कोशिश करूँगा, बाकी सबको इधर रखूँगा। तो ई को मैं अगर इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा लॉग ई बेस पर n1 अपान n2, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 और ये हो जाएगा टी। यहाँ पे टी हम लोग मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो टी की जगह में आप लोग टी एम भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टी एम रख सकते हो, आखिरी में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से हमको टी एम बस का मान चाहिए, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 को मैं अगेन इसके नीचे ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, यहाँ से इसको मैं नीचे ले आया, ठीक। तो ये किसका मान आ गया, टी एम का मान आ गया, मतलब मैक्सिमम टाइम का मान आ गया, जिसमें n2 का मान मैक्सिमम कब होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो आप लोग यहाँ से इसको निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना है, ये जो क्वेश्चन आया है इसको टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, उसको 0 के बराबर करना है, फिर यहाँ पे टी एम का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ सही है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है ना, ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 है, ठीक है। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे बुक में दिया वैसे बता देता हूँ। चूँकि लॉग है तो क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 कर सकता हूँ, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, कन्वर्ट कर दिया, इसको चेंज कर दिया ना। लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 था, अब मैं कन्वर्ट कर दिया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, तो माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस बाहर आएगा तो माइनस को लिखने से अच्छा है कि मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, लॉग में ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1। तो टी एम का मान क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया 1 अपान लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 लॉग ई बेस पर लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1, ठीक है। तो ऐसा भी आप लोग इसको निकाल के रख सकते हो। तो ये पूरा समझ में आ गया होगा, आई होप। पूरा कैलकुलेशन ही था, मैथमेटिक्स से ही था पूरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, इस लेक्चर में यहीं तक रखता हूँ, इसको जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे, साम्यावस्था के बारे में समझेंगे क्या होता है। तो दो प्रकार की साम्यावस्था होती है, मैं पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कौन कौन सा, सेक्युलर इक्विलिब्रियम और उसके बाद एक होता है ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। एग्जाम में तो खैर टॉपिक नहीं आएगा, अगर आ भी जाता है तो मतलब बड़े क्लास में आता है एमएससी वगैरह में, अभी तुम्हारे में सिलेबस में नहीं भी दिया होगा तो अब स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको समझना होगा फिजिक्स को तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हो। अभी समझे रहोगे तुम्हारे एमएससी में तुम्हारा काम आएगा, ठीक, और फर्दर नेट में भी IIT एग्जाम में भी काम आएगा। तो यहाँ इसको यहीं तक रखते हैं, देखेंगे छोटा, वो भी छोटा सा लेक्चर बनेगा, दो पॉइंट का आएगा, ठीक है, देख लेंगे उसको भी, हटाओ अभी। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी डाउट अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना होगा तो मेरे जो थंबनेल में जो नंबर आता है उसमें मैं मैसेज कर देना, व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम कुछ भी, तो मैं वहाँ पे ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। और इसका PDF चाहिए रहेगा बुक का तो बता देना, उसका जो मैं जिस बुक से पढ़ाता हूँ उसका मैं फ़ोटो क्लिक करके टेलीग्राम में डाल दूँगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय।